हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर शिल्पा नागर, बाल रोग विभाग, ज्योतिर्विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी, क्लास थर्ड ईयर। सेशन है हमारा 2.8। आज इस सेशन में हम स्कंद अपस्मार का जो मॉडर्न कोरिलेशन है कन्वर्जन एंड एपिलेप्सी, इनको डिस्कस करने वाले हैं। तो जो इन्फेंटाइल कन्वर्जन है, एपिलेप्सी, इनके कोजेज क्या है, डेफिनेशंस क्या है, साइन सिम्टम क्या होंगे इसके, इनका ट्रीटमेंट क्या है, वो आज हम इस सेशन 2.7 में डिस्कस करेंगे। तो आगे पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। ओके, तो स्टार्ट कर रहे हैं कन्वर्जन। व्हाट इज़ द कन्वर्जन, इंट्रोडक्शन अबाउट द कन्वर्जन स्टार्ट करते हैं। देन डेफिनेशन इज द कन्वर्जन, कन्वर्जन इन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है कन्वर्जन, ऐसी फिजिकल कंडीशन जिसमें ब्रेन की हाइपर एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, वो भी सडनली। A physical condition which causes sudden burst of hyperactivity in the brain। तो हाइपर एक्टिविटी होती है, इससे क्या होता है, सीजर्स स्टार्ट होते हैं। दिस हाइपर एक्टिविटी प्रोड्यूसेस सीजर्स विच वेरी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इन फ्रिक्वेंसी एंड फ्रॉम। जितनी ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी ब्रेन में स्टार्ट होगी उसी के अकॉर्डिंग सीजर्स की सीवियरिटी भी होगी, और हर पर्सन में पर्सन टू पर्सन सीजर्स की जो सीवियरिटी है या हाइपर एक्टिविटी है ब्रेन की, वो अलग अलग होती है फ्रिक्वेंसी में एंड फॉर्म में। दूसरा डेफिनेशन, अ सडन यानी कि अचानक से ही होगा, वायलेंट इरेगुलर मूवमेंट ऑफ द बॉडी caused by massive electrical discharge in a group of nerve cell in the brain leads to change in mental activities and behavior। तो डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जन हो गया, सडन स्टार्ट होने वाली एक प्रोसेस होती है, थोड़ी वायलेंट होती है और बॉडी में इरेगुलर मूवमेंट्स होते हैं। ये सारे के सारे की हो रहे हैं मैसिव इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज की वजह से। जो मैसिव इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हमने बोला है वही एक तरीके से हमारी जो नर्व सेल्स से ब्रेन है उसकी हाइपर एक्टिविटी को शो करते हैं। और जब ज़्यादा इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होगा, ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी होगी ब्रेन की, तो हमारी जो मेंटल एक्टिविटी है, मेंटल स्टेटस है, बिहेवियर में चेंज आएगा। वही हमने कन्वर्जन के रूप में डिस्क्राइब किया है। क्लासिफिकेशन ऑफ द कन्वर्जन, तो जो जनरल क्लासिफिकेशन है कन्वर्जन का, वो एक जनरलाइज्ड कन्वर्जन होते हैं, दूसरे पार्शियल कन्वर्जन होते हैं। जनरलाइज्ड और पार्शियल कन्वर्जन है, इनको हमने क्लासिफाइड किया है इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ब्रेन के अकॉर्डिंग। अगर बोथ हेमिस्फीयर, दोनों ही सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, वो दोनों हेमिस्फीयर इन्वॉल्व है, तो जनरलाइज्ड कन्वर्जन कहते हैं उसे। और इसके भी दो टाइप होते हैं, ग्रैंड मैल कन्वर्जन और पेटिट मैल कन्वर्जन। ग्रैंड मैल कन्वर्जन में टोनिक और क्लोनिक कन्वर्जन आते हैं, ये कि एक वो फेज जिसमें मसल की टोनिसिटी बढ़ जाती है वह, और एक दूसरी फेज जिसमें मसल रिलैक्स रहती है, और एक टोनिक फेज है यानी कि मसल की टोन बढ़ जाएगी, क्लोनिक में थोड़े एब्सेंट मिल जाएंगे हमें। तो इस तरीके से ग्रैंड मैल कन्वर्जन होते हैं। पेटिट मैल कन्वर्जन को एब्सेंट सीजर बोलते हैं, या एब्सेंट सीजर होते हैं। फिर पार्शियल कन्वर्जन को हमने क्लासीफाई किया है, बहुत हेमिस्फीयर इन्वॉल्व होते हैं इसमें भी, लेकिन इसमें एक सिंपल और कॉम्प्लेक्स दो टाइप के कन्वर्जन है। सिंपल कन्वर्जन में फोकल मोटर कन्वर्जन आते हैं, यानी कि लोकली कोई एक ही पार्ट इन्वॉल्व हो रहा है, उसी पार्ट में आपको सीजर्स आ रहे हैं। कॉम्प्लेक्स में साइकोमोटर इन्वॉल्वमेंट होता है, यानी मेंटल बिहेवियर स्टेटस भी ज़्यादा चेंज हो रहा है, और जो मोटर एक्टिविटी हमारी वो भी चेंज होती है। जनरलाइज सीजर का जो क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था, तो उसमें सबसे पहले हमने ग्रैंड मैल सीजर्स पढ़े थे। ग्रैंड मैल सीजर्स को टोनिक क्लोनिक सीजर बोलते हैं, और ये यूजुअली 2 से 3 मिनट के लेते हैं। जो टोनिक फेज है इसमें, यहाँ देख रहे हैं कि बच्चे की जो भी मसल्स है उनकी टोनिसिटी बढ़ गई है, बच्चा रिजिड हो गया है, स्टिफ हो गया है। क्लोनिक फेज में वो फ्लेक्शन की या फिर रिलैक्सेशन की कंडीशंस में आ जाता है। फेजेस ऑफ सीजर देखते हैं हम। फेजेज ऑफ सीजर की प्रोडोर्मल पीरियड आता है, टोनिक फेज आती है, टोनिक फेज के बाद इसकी क्लोनिक फेज, इसको हम जंपिंग फेज भी बोलते हैं, और लास्ट में कोमा फेज आती है। तो पहले हम सीजर्स की 4 फेजेस देखने वाले हैं। फर्स्ट जो प्रोडोर्मल पीरियड है, प्रोडोर्मल यानी कि पूर्व अवस्था, इसको या प्री ओरा भी बोल सकते हैं। प्रोडोर्मल पीरियड में होता क्या है इस कंडीशन में, दिस इज वेयर द पेशेंट हैज़ एन एबनॉर्मल ट्विच। इसमें पेशेंट में जो मसल्स हैं इनमें एबनॉर्मल ट्विचिंग मिलेगी, पेशेंट को कुछ मसल्स में ट्विच फील होगा, एंजाइटी रहेगी, डिजीनेस रहेगा, स्मॉल और
ऑर्डर ऑफ एन अनप्लीजेंट सेंसेशन इन स्टोमक, विजुअल डिस्टर्बेंस रहेगा, और ओड टेस्ट जस्ट प्रायर टू द सीजर। तो किसी भी डिजीज़ की जो पूर्व रूप अवस्था है, प्रोडोर्मल पीरियड है, वैसे ही हमारे सीजर की भी प्रोडोर्मल कंडीशंस, प्रोडोर्मल स्टेज आती है। इसमें हमें पता लग जाता है कि फ्यूचर में हमें सीजर आने वाला है थोड़ी देर बाद। तो उसमें जो जो सिम्टम हमें मिल रहे हैं वो बताए कि मसल ट्विच होगी, एंजाइटी हो सकती है, अनप्लीजेंट फीलिंग या स्मेल हो सकती है, विजुअल डिस्टर्बेंस रहेगा, टेस्ट चेंज हो जाएगा, डिजीनेस, ये सारी हमारी प्रोडोर्मल पीरियड की सिम्टम्स है। उसके बाद आती है हमारी टोनिक फेज। टोनिक फेज, टोन से पता लग रहा है कि मसल से हमारी उनकी टोनिसिटी बढ़ जाएगी, स्टीफनेस और रिजिडिटी बढ़ जाएगी। इन दिस फेज द मसल टोन स्टीफन्स। जो हाइपर एक्टिविटी ब्रेन में स्टार्ट हो रही है, जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हो रहा है वो हमारे नर्व्स से मसल तक पहुंच गया है ज़्यादा। तो इस फेज में हमारी जो मसल्स है वो एक्साइट हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा होगी, तो उससे जो टोनिसिटी, स्टीफनेस है मसल्स की, वो बढ़ जाएगी। टोनिक फेज लास्ट होती है क्लोनिक फेज में, इसको जंपिंग फेज बोलते हैं। इन दिस फेज द मसल स्टार्ट टू जर्क। जैसे जैसे हमारे ब्रेन की जो एक्टिविटी है या डिस्चार्ज है, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, वो कम होना स्टार्ट होता है, तो क्लोनिक फेज में, टोनिक फेज क्लोनिक फेज में चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। मसल रिलैक्स होगी, लेकिन जो बीच में हाइपर एक्साइटेड मसल्स है उनकी वजह से बीच बीच में हमें जर्क फील होंगे। तो इन दिस फेज मसल स्टार्ट टू जर्क, ये क्लोनिक फेज है, जंपिंग फेज इसलिए बोलते हैं। कोमा की फेज आती है फॉर मे बी 10 to 30 मिनट इन लेंथ। तो फोर्थ स्टेज कोमा आएगी, जिसमें पेशेंट अनकॉन्शियसनेस की कंडीशन में चला जाएगा, 10 से 30 मिनट के लिए हो सकती है। एब्सेंट सीजर, जो हमने पेटेंट सीजर पढ़े थे, दिस सीजर यूजुअली कोजेज ऑफ फ्यू लैप्स ऑफ अवेयरनेस, may be accompanied by eyelid और eye rolling back into the head। तो ये जो एब्सेंट सीजर है, इसमें हमें जनरलाइज बॉडी में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, एसएच के पेशेंट को कोई प्रॉब्लम हो रही है। अगर आप अवेयर है, या पेशेंट अवेयर है, या फिर उसके जो भी केयर टेकर है अवेयर है, तो उनको पता लग सकता है कि इसमें क्या क्या सिम्टम मिलते हैं। कि बच्चा होता है आई को लिड का मूवमेंट करता है, या फिर जो आई को अपने सिर के पीछे की ओर घुमा लेता है, जैसे कि हम फोटो में देख रहे हैं कि आँख ऊपर लेके जा रहा है और घूम रही है। may look like daydreaming और staring off into space। एब्सेंट सीजर ये होते हैं कि बच्चा एक ही चीज को देखे जा रहा है या स्टेयर कर रहा है किसी एक को कुछ एक सेकंड के लिए, या फिर डे ड्रीमिंग में हम सोच रहे हैं कि बच्चा बैठा हुआ है कुछ सोच रहा है, लेकिन हो सकता है कि उसको एब्सेंट सीजर आ रखे हों। और ये सीजर की जो फ्रीक्वेंसी है एब्सेंट या पेटेंट सीजर की, ये 50 to 100 टाइम्स पर डे भी हो सकती है। पार्शियल सीजर से, अ सिंपल पार्शियल सीजर जनरली डजंट इम्पेयर कॉन्शियसनेस। पार्शियल सीजर से तो ये कॉन्शियसनेस को इम्पेयर नहीं करते, आप फुली कॉन्शियस अवेयर रहते हैं। सिंपल पार्शियल हो गया पार्शियल सीजर। अगर कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर से, तो जनरली विल एग्जिबिट सम ALOC ड्यूरिंग एंड आफ्टर द सीजर। तो LOC मीन्स एक्यूट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकता है थोड़े टाइम के लिए कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स में। बोथ में प्रोग्रेस इनटू जनरलाइज सीजर, जो पार्शियल सीजर है आगे जाकर के जनरलाइज सीजर में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब क्लासीफाइंग द पार्शियल सीजर। पार्शियल सीजर्स था सिंपल पार्शियल सीजर। सिंपल पार्शियल सीजर से हम इन्हें फोकल मोटर सीजर्स बोलते हैं। इसमें क्या होता है, कोई एक ऑर्गन में पार्ट है बॉडी का, आर्म या लेग हो गया, उसमें ट्विचिंग या जर्किंग फील होती है, एग्जिबिटिंग एन एप्रोप्रिएट सेंसेशन और इमोशन, या ये तभी एग्जिबिट या एग्रीवेट होते सिंपल पार्शियल सीजर किसी सेंसेशन या फिर इमोशनल कंडीशंस में ज़्यादा एग्रीवेट होते सिंपल पार्शियल सीजर। तो किसी भी पार्ट में, आर्म में, लेग में, फेस के साइड में ट्विचिंग या जर्किंग स्टार्ट हो जाती है। और जो सिंपल पार्शियल सीजर से ये लगभग 30 सेकेंड के लिए लास्ट होते हैं, 30 सेकेंड के लिए इनकी ड्यूरेशंस होती है। कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर, इनको साइकोमोटर सीजर्स बोलते हैं, एक्सिबिटिंग ऑटोमेटिज्म सच एज स्मैकिंग वंस लिप्स, मम्बलिंग, वंडरिंग, पिकिंग एट क्लोथ्स और रिपीटेटिंग एक्शन। तो जो हम स्मैकिंग करते हैं लिप्स की या मम्बलिंग करते हैं,
या रिपीटेड एक्शन कर रहे हैं, वो कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स के अंडर आ रहे हैं। पर्सन इज यूजुअली कन्फ्यूज आफ्टर सीजर। अगर सीजर की कंडीशन बनी है तो उसके बाद जैसे ही वे अवेयर होगा तो कन्फ्यूज रहेगा पेशेंट। सीजर्स की कंडीशन है, कन्वर्जन हुआ, कन्वर्जन सीजर्स में प्रोग्रेस किया, और सीजर भी की जो टाइप है एपिलेप्सी आ जाएगी। अगर एपिलेप्सी के ही रेगुलर फिट्स आ रहे हैं, उसे एपिलेप्सी रेगुलर हो रही है बिना किसी टाइम गैप के, तो उसे स्टेटस एपिलेप्टिकस बोलते हैं, और ये एक इमरजेंसी कंडीशन होती है। तो एपिलेप्सी व्हाट इज दिस? अ क्रोनिक ब्रेन डिसऑर्डर करेक्टराइज्ड बाय रिकरेंट सीजर। अगर रिकरेंट सीजर किसी को आ रहे तो हम उसे एपिलेप्सी डायग्नोसिस कर सकते हैं, और दिस इज अ क्रोनिक ब्रेन डिसऑर्डर। स्टेटस एपिलेप्टिकस, स्टेटस एपिलेप्टिकस होता है सीजर दैट लास्ट मोर देन 5 मिनट इन ड्यूरेशन। रिकरेंट सीजर आ रहे हैं और वो 5 मिनट से ज़्यादा है, और सीजर दैट अकर कॉन्सिक्वेंटली विदाउट अ पीरियड ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब या फिर जो सीजर है बिना कॉन्शियसनेस के पीरियड के कंटिन्यू चल रहे तो उसे स्टेटस एपिलेप्टिकस बोलते। यानी कि 2 सीजर कंटिन्यूस आ रहे हैं उसे, लेकिन उनके बीच में उसे जो पेशेंट है उसको कॉन्शियसनेस नहीं आ रही है, वो कंटिन्यूसली अनअवेयर या अनकॉन्शियस है, तो उसे स्टेटस एपिलेप्टिकस बोलेंगे। कॉमन कोजेज ऑफ सीजर्स के कॉमन कोजेज क्या है हमारे? हाई ग्रेड है, फीवर है, तो फीवर के बाद जब आता है तो फेब्राइल कन्वल्जन्स या फेब्राइल सीजर्स बोलते हैं। इन्फेक्शंस की वजह से आ सकते हैं, पॉइजनिंग की वजह से, हाइपो और हाइपरग्लाइसीमिया दोनों ही कंडीशंस में सीजर हो सकते हैं, हेड इंजरी और एपिलेप्सी में। के अलावा हाइपोक्सिया की कंडीशन हो गई, स्ट्रोक, डिसरिथमिया, हाइपरटेंशन, एक्लेम्सिया या इडियोपैथिक कोजेज भी हो सकते हैं जो सीजर्स के हैं। पढ़ेंगे फेब्राइल सीजर। फेब्राइल कन्वल्जन्स अनफॉर्चुनेटली दे आर फेयरली कॉमन। मेनली बच्चों में जो हमें सीजर्स मिलते हैं ना, फेब्राइल सीजर्स मिलते हैं, फेब्राइल कन्वल्जन्स मिलते हैं। बच्चों में जैसे फीवर आया उसके बाद अगर सीजर्स या कन्वल्जन्स हो रहे हैं तो उन्हें फेब्राइल सीजर्स बोलेंगे। कन्वल्जन बोट ओनली बाय फीवर मेनली इन इन्फेंट एंड स्मॉल चिल्ड्रन। तो जो इन्फेंसी एज ग्रुप है, स्मॉल चिल्ड्रन एज ग्रुप है, उनमें कन्वल्जन फीवर से ही हो रहे हैं तो फेब्राइल सीजर्स होंगे। रेंज इन ड्यूरेशन फ्रॉम सेकेंड्स अप टू 5 मिनट। तो फेब्राइल सीजर्स होते हैं, उनकी जो ड्यूरेशन है कुछ सेकेंड से लेकर मिनट्स तक जा सकती है। मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट हैव रेक्टल टेम्परेचर ऑफ ग्रेटर देन 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब जो भी इन्फेंट है या चाइल्ड एज ग्रुप का पेशेंट है, उनमें जो रेक्टल टेम्परेचर अगर हम फेब्राइल सीजर्स के टाइम का चेक करेंगे, मेज़र करेंगे तो 102 या इससे ज़्यादा रहेगा। मैनेजमेंट ऑफ सीजर पेशेंट का जो मैनेजमेंट कर रहे हैं वो क्या होता है? बॉडी सब्सटेंस आइसोलेशन, सेफ्टी, रेस्पॉन्सिवनेस को असेस करेंगे पेशेंट की। डू नॉट फोर्स एनीथिंग इनटू द क्लाइंट माउथ। तो जब भी सीजर आ रहा है बच्चे को तो हमें सबसे पहले उसका ABC यानी कि एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन को मॉनिटर करना होता है। कुछ भी उसके मुंह के अंदर नहीं डालना है, स्पाइन को इमोबिलाइज करना है, उसे रेस्ट देना है, एयरवे को ओपन करना है और सक्शन करना है। अगर कोई सिक्रेशन है उसके मुंह में जा रहे हैं तो उन्हें क्लीन करना है, या फिर टंग है रोल बैक हो रही है तो उससे चांस होते हैं एस्फिक्सिया के, तो उसे हमें टंग को बाहर निकालना है। ब्रीदिंग एंड वेंटिलेटर सपोर्ट देंगे अगर ज़रूरत है तो, या फिर उसको एक साइड पे साइड वाइज लेटाएंगे पेशेंट को। आगे खुद से ज़्यादा हार्म ना करे उसके लिए प्रोटेक्ट करना है। फेब्राइल सीजन में हमें पेशेंट को टैपिड स्पॉन्जिंग करनी है या हाइपरथर्मिया की कंडीशन है उसको हमें एंटीपायरेटिक्स एजेंट्स देने हैं। डू नॉट रेस्ट एंड ट्राई टू स्टॉप द क्लाइंट मोमेंट। अगर मोमेंट हो रहे हैं, टोनिक या क्लोनिक फेज में चल रहा है, जर्की मूवमेंट हो रहे हैं तो उनको रोकने की कोशिश नहीं करनी है। सीजर्स के टाइम को चेक करके रखना है, उसको कब स्टार्ट हुए थे कब ख़त्म हुए थे उनको रिकॉर्डिंग रखनी है। और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में हमें क्या दे सकते हैं? एंटी एपिलेप्टिक ड्रग देनी है, सेडेटिव दे सकते हैं। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स में फेंटोइन होती है, वाल्प्रोइक एसिड का यूज करते हैं। सेडेटिव में लोराज़ेपाम या डायज़ेपाम का यूज करते हैं।
देन अगर स्टेटस एपिलेप्टिकस कंडीशन है तो एक मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन है। इसमें क्या होता है, प्रोलॉन्ग्ड सीजर लास्टिंग लॉन्गर देन 5 मिनट, 5 मिनट से ज़्यादा है, और या फिर रिपीटेड सीजर हो रहे हैं 30 मिनट के टाइम, 30 मिनट के अंदर अंदर उसे बहुत बार रिपीट सीजर हो चुके हैं, या फिर एक ही जो सीजर है 5 मिनट से ज़्यादा हो रहा है, तो उसे स्टेटस एपिलेप्टिकस बोलते हैं। इसके मैनेजमेंट में हमें एयरवे का मैनेजमेंट करना है, आईवी हम एंटी एपिलेप्टिक ड्रग या फिर सेडेटिव देंगे उसको, ऑक्सीजन थेरेपी, फ्लूइड्स इनका यूज करेंगे। देन हेल्थ टीचिंग, पेशेंट को टीच करेंगे कि उसे नॉर्मल लाइफ कैसे लीड करनी है, हैजार्डस एक्टिविटीज़ को अवॉइड करना है, जैसे कि माउंटेन क्लाइंबिंग हो गया, स्कूबा डाइविंग हो गया। सीजर अंडर, अगर इस सीजन में, इस कंडीशन में अगर सीजर्स आते हैं तो एक फेटल एक्सीडेंट भी हो सकता है। मेडिसिन रेगुलर लेनी है, अल्कोहल नहीं लेना है, वैसे बच्चा तो लेगा नहीं। बिना फिजिशियन के कंसल्टेशन के कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी है या फिर उसको स्टॉप नहीं करना है। ओके, थैंक यू।